साउथ अफ्रीका में जब गए थे तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले वहाँ के जो काले और जो गोरे लोगों में बहुत भेदभाव है। और दूसरी बात क्या है, जो विवाह है वो ईसाई मिशनरी के अनुसार विवाह होना चाहिए। जो इंडियन जो विधि है उसका लीगल इनलीगल, मतलब विवाह को इनलीगल कर दिया गया। उसके बाद क्या था, दूसरा था कि जो भी अंग्रेज थे उसके अतिरिक्त जो भी वो नागरिक को अगर अफ्रीका में रहना है तो उनके लिए क्या था, हमेशा एक पासपोर्ट अपने पास रखना। जैसे आजकल पासपोर्ट होता है ना, उस समय उसको जो हिंदी में उसको पारपत्र कहा जाता है या पहचान पत्र कह सकते हैं, तो उसको अपने हमेशा रखना पड़ता है। जो क्या होता है, साउथ अफ्रीका के जो एम्बेसडर होते थे वो जारी करते थे। तो ये एक अपमानित वाली बात है, कभी भी किसी भी व्यक्ति से क्या था मांग नहीं सकते थे पासपोर्ट या वो जो भी पत्र होते थे। तो इसके लिए क्या है, वहां पे गांधी जी ने सबसे पहले केप टाउन है, केप टाउन के बगल में उन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसे फिनिक्स आश्रम कहते हैं। फिनिक्स आश्रम। और दूसरा आश्रम बना था टॉलस्टॉय आश्रम। ये जो टॉलस्टॉय है यूरोप के बहुत बड़े विद्वान थे, यानी यूरोप के मतलब ये है थे रशिया के बहुत बड़े विद्वान। गांधी जी के जो मेन विचारधारा है अहिंसा वाला स्वराज वाला, वो टॉलस्टॉय की बुक से लिया गया है गांधी जी। तो उनको बहुत ज्यादा मानते थे गांधी जी। टॉलस्टॉय और फिजिक्स फिनिक्स क्या है आश्रम बनाए जाते वहाँ पे। और वहाँ पे इन्होंने एक संगठन बनाया था, अफ्रीका कांग्रेस। इनके माध्यम से गांधी ने सबसे पहले जो आश्रय आंदोलन शुरू किया था, जिसको सत्याग्रह कहा जाता है। तो सत्याग्रह देखिए सबसे पहले अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था आपका सत्याग्रह जो शुरू किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू। ध्यान देगा, दक्षिण अफ्रीका से क्या है, इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था। तो दो तीन विचारधारा था उसको लेकर शुरू किया था। एक तो पारपत्र रखना पड़ता था, फिर इंडियन शादी को इलीगल कर दिया गया। फिर क्या था, वहाँ पे रहने के लिए क्या है, काले गोरे का जो अंतर था उसके लिए उनको अलग अलग भेदभाव होते थे उनको करने के लिए। आप लोगों ने एक अंग्रेजी पिक्चर देखे होंगे, जो अंग्रेज ने बनाया है, गांधी जी का रोल अपनाया है, वो सबसे गांधी जी पर बनाया हुआ अब तक का सबसे अच्छा पिक्चर माना जाता है। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिनके भानु मथैया को ऑस्कर पुरस्कार मिला था इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। तो गांधी का जो पिक्चर बना था वो सबसे क्या अच्छा पिक्चर माना था गांधी जी का। अफ्रीका में रहे तो लेकिन क्या है, बीच बीच में ये भारत भी आते रहे। और भारत जब आते थे तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु गोपाल गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का बाद में 1915 को, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। यानी लगभग क्या है 23 साल तक क्या है अफ्रीका में रहे। अफ्रीका में 23 साल बिताया है, कम अनुभव नहीं लिया उन्हें, वहाँ पे इतना बिताया, उसके बाद भाग गया। इसलिए देखिएगा 9 जनवरी को हमारे देश में क्या माना जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हाँ, प्रवासी मतलब एनआरआई डे कहते हैं इसको, एन आर आई डे। गांधी जी भी क्या थे, एक एनआरआई थे। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे इंडियन जो भारत में नहीं रहते थे या रहते हैं उनको एनआरआई कहा जाता है। तो गांधी जी भी क्या है, एक प्रवासी भारतीय थे। तो इसलिए 9 जनवरी को
1915 को जब भारत आए थे तो उसी दिन के यादगार बनाने के लिए प्रवासी दिवस माना जाता है, एनआई डे मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एनआई डे आया तो 9 जनवरी को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले जब भारत आया तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से सलाह लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पहले आप भारत का भ्रमण करो, कि भारत को पहले जानो कि भारत के लोग कैसे हैं। आप बिना भारत के लोगों को जाने हुए यहाँ पे कुछ शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए गांधी जी ने 1915 और 1916 2 साल पूरा इंडिया को घुमा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेल यात्रा किया, लोगों से मिला और मिल के लोगों की क्या है वास्तविकता को जाना कि लोग का मेन प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि इससे पहले गांधी जी से पहले भारत में जो कांग्रेस के जो अधिकांश नेता थे वो सूट बूट वाले नेता थे। सूट बूट वाले मतलब क्या होता है, ये लोग अधिकतर वकील थे या बड़े बड़े व्यापारी थे या अच्छे बिजनेसमैन थे। तो ये लोग क्या था, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे विदेशी शराब पीते थे और अच्छे खाना भोजन वगैरह खाते थे और अच्छे गाड़ियों में चलते थे। इससे क्या आम जनता का उनसे अटैचमेंट नहीं था। पहले गांधी जी भी क्या है कोट पैंट पहन कर चलना शुरू किया तो लोगों में उतना उतना नहीं था। बाद में जब तमिलनाडु में गए थे तो वहाँ के लोगों ने उनको बोला कि हमें तो एक कपड़ा भी नहीं पहनने को मिलता है। तभी उन्होंने बोला कि मैं भी जीवन पर एक ही कपड़ा पर जीवन बिताऊंगा। तभी उन्होंने अपने सूट बूट वाला कपड़ा को त्याग कर दिया। पहले गांधी जी भी क्या था, सूट बूट वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको भी त्याग कर दिया। तो गांधी जी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि उन्होंने इंडियन परिवेश को अपनाया। देखिए आज भी नेता लोग क्या है ऐसे पार्टी में जैसे भी कपड़े पहने चुनाव के समय कपड़े बदल जाते हैं। या अच्छे अच्छे लोग पैसे वाले का भी क्या होता है कपड़े बदल जाते हैं। उनका अभी भी छाप या जो पहचान है वो अभी भी हमारे पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। दूसरी बात, जब आए तो क्या है पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद जब 1916 का जब अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, आपको बताया था 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था लखनऊ। इसी सम्मेलन में क्या है गांधी जी भी भाग लिया था अधिवेशन में। इसी समय बिहार के एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी से मिला और गांधी जी को चंपारण जाने का आने का निमंत्रण दिया और बताया कि वहाँ के किसानों की स्थिति क्या है, बहुत ही बेकार है, अंग्रेज इस पर मतलब तानाशाही बहुत करता है। ये क्या था ये घटना, बिहार का जो चंपारण वाला इलाका है यहाँ पर पहले नील की खेती होती थी, नील, इंडिगो की खेती, नील खेती, नील की खेती, इंडिगो जिसे कहा जाता है। क्योंकि इससे देखिए 1915 से पहले क्या था, कृत्रिम रंग का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी आर्टिफिशियल रंग का क्या है डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन 1915 में क्या हुआ था, जर्मनी ने क्या है कृत्रिम रंग को बनाना शुरू कर दिया। जो आजकल आप कृत्रिम रंग देखते हैं, आर्टिफिशियल कलर देखते हैं, ये जर्मनी में सबसे पहले बनाया गया था। 1915 में जब बनाया गया तो आर्टिफिशियल जो कलर है वो सस्ता होता है, ये खेती वाले कलर, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है एक्टिविटीज करना पड़ता है। तो भारत में क्या था, ये चंपारण या बंगाल साइड में क्या था नील की खेती होती थी जिससे कलर बनाए जाते थे जो सूती बस्ते में लगाने के लिए काम आते थे। तो वो पहले क्या था, जो अंग्रेज मिल मालिक था या जो जमींदार थे वो क्या थे, जो वहाँ के जो किसान थे किसानों को कंपलसरी कर दिया कि उनके पास जितने भी जमीन होगा उसका 3/20 भाग पर 3/20 भाग पर नील की खेती करना जरूरी है, जिसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहता है, 3 कठिया पट्टा कहा जाता है। यानी 20 कट्ठा, बंगाल में के कट्ठा हिसाब चलता है उस समय, कट्ठा कहते हैं। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपकी नील की खेती करना ही पड़ेगा, कंपलसरी करते हैं। लेकिन जैसे कृत्रिम कलर बन गया ना तो ये खेती क्या है बंद होने वाला था, क्योंकि अब इसका डिमांड नहीं था मार्केट में। तो जो मिल मालिक था या जो जमींदार था वो क्या था कि इसमें क्या था कि पहले जो किसान होते उनको क्या कुछ पैसा पहले से दे देते थे कि ये पैसा ले लो और हमारे लिए नील की खेती करो।
तो जब ये खेती जब बंद हो गया होने वाला था, तब क्या था, किसानों से जो पैसा दिया था उसको ज्यादा पैसा मांग रहे थे उनसे, और उनसे जबरदस्ती कर रहे थे। तो इसमें राजकुमार शुक्ल ने क्या है, गांधी जी को चंपारण बुलाया। यह चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। और यहाँ पे जाके गांधी जी ने जो ये तीन कठिया पद्धति के समर्थन में, यानी जो किसानों के समर्थन में क्या है, आंदोलन किया। किसानों के समर्थन में क्या क्या आंदोलन किया। गांधी जी आंदोलन करने के बाद उन्होंने जो भी पहले पैसे दिया था, उसमें 25% की छूट दे दिया था। मतलब पूरी तरह से छूट नहीं दे पाया, 25% की क्या छूट दिला पाया अंतर आंदोलन के माध्यम से। गांधी जी घर घर जाके सभी का इंस्ट्रूमेंट लिया, बाद में उन्होंने किया कि उधर देगा। तो किसानों के प्रति गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, या भारत में गांधी जी का जो पहला आंदोलन था, वो चंपारण आंदोलन था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था, चंपारण कृषि या किसान कहिए, चंपारण किसान आंदोलन, ये हुआ था 1917। और ये गांधी जी का क्या है, भारत का पहला आंदोलन था। गांधी जी का भारत का प्रथम आंदोलन था। इससे पहले गांधी जी ने कोई आंदोलन नहीं किया था भारत में, बोल रहे अफ्रीका में किए थे वो अलग बात है, यहाँ पे। तो चंपारण जो किसान आंदोलन था, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम आंदोलन था। और ये सक्सेस, पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं रहा, लेकिन क्या कुछ तो सक्सेस मिला, कि अंग्रेजों को कुछ तो झुकाया गया। पूर्ण रूप से झुका नहीं पाए, लेकिन कुछ झुका नहीं पाए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। ध्यान दीजिएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिए थे, महात्मा की उपाधि दिया। क्योंकि महात्मा की उपाधि किनको दिया गया था, महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिया गया था। और किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर को जो गुरुजी की उपाधि दिया गया था, गुरुजी की उपाधि किसको दिया गया था, टैगोर को दिया गया था। किसने दिया था, गांधी जी। जो शांति निकेतन विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था, तो गुरु जी की उपाधि किसको दिया गया था, टैगोर जी को दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिया गया था, किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। गांधी जी को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग उपाधि दिया है। तो जैसे जैसे आएंगे अच्छा बताऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पितामह की उपाधि दिया था, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी को पितामह पितामह की उपाधि किसने दिया था, राष्ट्रपिता, पितामह कह रहा हूँ, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, किसको दिया गया था, गांधी जी को। किसने दिया था, सुभाष चंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या है, उनको राष्ट्रपिता का वर्ग, फादर ऑफ द नेशन उनका नाम दिया गया। ये अलग। तो देखिए, गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन था, या किसानों के प्रति जो आंदोलन था, वो चंपारण में था, 1917 में हुआ। फिर गांधी जी ने ये 2 वर्ष में दो तीन आंदोलन किया था। उसका कभी कभी क्रम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला चंपारण था। पहला कौन सा था, चंपारण। कब हुआ था, 1917। कैसा आंदोलन था, किसान आंदोलन। दूसरा था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ था, मार्च 1918 को हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, गुजरात में। तीसरा था खेरा किसान आंदोलन। ये हुआ था
आपका सितंबर 1918 को। तो कभी कभी क्या होता है, ये क्रम पूछ लिया जाता है। देखिए पहले चंपारण वाला हुआ था, फिर मिल मजदूर हुआ। देखिए मिल मजदूरी की क्या कहानी था कि उस समय प्लेग फैल गया था गुजरात में, अहमदाबाद में। तो प्लेग फैलने का कारण क्या था कि बहुत सारे मजदूरों का प्लेग से बीमारी हो गया था, और मिलों को कुछ दिन बंद भी रखा गया था। तो जब मिल दोबारा चालू हुआ तो जो मजदूर था वो बोला कि हमारा जो नुकसान हुआ उसमें कुछ बोनस दे दी जाए, जिससे कि हमारा नुकसान को भरपाई किया जा सके। तो मिल मालिक इसको देना नहीं चाह रहे थे। तो गांधी जी ने क्या था, मजदूरी के समर्थन में आंदोलन किया, और बाद में क्या है, मुआवजा दिलाने में सफल हुआ। पूरा देखिए गांधी जी की जो सफलता था पूरा नहीं था, लेकिन क्या था उस समय कुछ भी मिल जाए तो, जहाँ 10 रुपए मिले वहाँ पे एक भी मिल जाए तो उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए क्या था, वो आंदोलन में गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल था। फिर खेरा में क्या हुआ था, खेरा में क्या था, लगन टैक्स बढ़ा दिया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया, और बाद में उस टैक्स को कुछ कम कर दिया गया। तो ये भी क्या है, उनका सफलता का मामला था। लेकिन तीनों आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं था, लेकिन भारत में क्या है, उनका सफलता का सीढ़ी माना जाता है कि ये गांधी जी का क्या है, ये आगे के आंदोलन था उनका क्या है, एक सीढ़ी था। तो ये है आपके गांधी जी का प्रारंभिक 3 आंदोलन, उसका क्रम। पहला हुआ चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, फिर खेरा किसान आंदोलन हुआ। इसके बीच में देखिए क्या हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, क्या है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसी बीच में जो भारत में बहुत सारे जो क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे, तो उससे सरकार बचना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही घटिया कानून लाया, सख्त घटिया भी बोले ये, जो जनता के एकदम विपरीत था। इसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोलेट एक्ट। तो आप हेडिंग डालिएगा, रोलेट एक्ट। रोलेट नामक व्यक्ति इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको रोलेट एक्ट कहा था। 1919 में लाया गया। इसे काला कानून भी कहा जाता है, या बिना वकील बिना दलील के कानून भी कहा जाता है, कि इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार करके कितने भी टाइम के लिए जेल में रखा जा सकता है। बिना वकील बिना दलील का कानून का इसे बिना वकील बिना दलील कानून भी कहा जाता है। इस आंदोलन का विरोध गांधी जी ने भी किया था, और उस समय के जितने भारतीय थे उन लोगों ने इनका विरोध किया। इसमें दो व्यक्ति ने क्या है, उपाधि लौटा दिया था। एक जो टैगोर जी है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर, उनका पूरा नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। नाइटहुड की जो उपाधि थी उनको वापस कर दिया था। और गांधी जी ने क्या वापस किया था, गांधी जी ने केसर हिंद उनको उपाधि दी गई थी। इन दोनों ने क्या है, उपाधि को वापस कर दिया। इसके खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ, रोलेट एक्ट देखिए, मेनली रोलेट एक्ट के खिलाफ वापस नहीं किया था, क्योंकि बाद में जलियांवाला जो आंदोलन हुआ था, तो इन दोनों को मिला के उन्होंने वापस किया था। लेकिन मेन रोलेट एक्ट था। ये जो उपाधि वापस किया था, ये केवल रोलेट एक्ट के लिए वापस नहीं किया था, क्योंकि इसी के नजदीक क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसमें अभी बताऊंगा कि उसमें बहुत सारे लोग क्या डेथ हो गई थी। ये घटना बहुत आसपास की घटना है, इसमें बहुत दूर नहीं था। तो इसलिए क्या है, टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस किया था, और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस किया था। अब देखिए जलियांवाला बाग क्या था, चलो तो ये जब कानून बना ना, तो भारत के जो नेता थे उन्होंने इस कानून का विरोध किया। स्वाभाविक सी बात है, इस कानून का विरोध नहीं करेंगे तो किसी को भी कभी भी जेल में डाल के किसी भी कुछ किया जा सकता है। तो इसके लिए दो नेता थे, एक था किचलू, डॉक्टर किचलू, और दूसरा है सत्यपाल। ये दोनों पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे। कहाँ पे, पंजाब में। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनको क्या था, गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो इनके गिरफ्तार के विरोध में, इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के विरोध में 13 अप्रैल, बैसाखी का जो दिन था 1919 को, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। वाला बाग, क्या था, लोग इकट्ठा हुए थे इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में। ध्यान दीजिए, इसके क्या था, गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये लोग इकट्ठा हुए थे। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जो डिप्टी गवर्नर थे पंजाब के, जनरल डायर, देखिए दो व्यक्ति है यहाँ पे, लोग कंफ्यूज करते हैं। देखिए ये क्या, जनरल डायर क्या थे यहाँ पे, डिप्टी गवर्नर थे पंजाब के। ये क्या था, पंजाब के डिप्टी गवर्नर थे। और जो यहाँ पे एक व्यक्ति और आता है, ओ डायर, ये क्या था, जो सेना द्वारा उसमें गोलीबारी की गई थी, समझ लीजिएगा, ये क्या था उस समय, कर्नल थे, जिन्होंने क्या था, जलियांबाग में गोली चलाया था। देखिए जनरल डायर ने आदेश दिया था, ये जनरल डायर क्या थे, आदेश दिया था दिल्ली का कि गोली चला दी। और वो डायर क्या था, गोली चलवाया था। दो व्यक्ति है यहाँ पे, ओ डायर और जनरल डायर। तो ओ डायर ने क्या है, गोली चलवाया था, और जनरल डायर ने क्या है, गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग में जब गोली चलाने की आदेश दिया गया था, तो लगभग 1000 के करीब उनका क्या है, डेथ हो गए थे लोग। तो इसी के विरोध में क्या है, जो गांधी जी और जो टैगोर जी ने उपाधि को वापस दिया था, नाइटहुड, और जो केसर हिंद को वापस दिया गया था। बाद में ये जो ओ डायर है ना, देखिए वो जो भगत सिंह कह रहा हूँ, जो उधम सिंह ने जो जिसकी हत्या की है ना, वो ओ डायर की हत्या की थी, ध्यान दीजिएगा। इसकी बाद में जाके जो उधम सिंह जो थे, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह, उनका पूरा नाम क्या है, सरदार उधम सिंह, ने 1940 में ओ डायर की हत्या कर दी थी, जो गोली चलाया था, समझिएगा। सरदार उधम सिंह ने ओ डायर की हत्या लंदन में जाकर कब किया था, 1940 में किया था। और जो ओ डायर थे, जिसने गोली चलाने चलाया था, उनकी मन को मार दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, इसको कहते हैं जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। गोली चलाने का अधिकार, आदेश किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। और गोली किसने चलाया था, वो डायर ने गोली चलाया था। मतलब चलाया मतलब सामने का, जब बाग में जाके जो गोली चलाया गया था, वो डायर ने कराया था। और भगत सिंह करा, उधम सिंह नगर ने किनको लंदन में जाके मारे थे, वो डायर को मारा था, 1940 में मारा गया था। जो अब देखिए उधम सिंह नगर जो जिला का नाम पड़ा, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, उधम सिंह जिला को रखा गया। अब इस घटना के बाद क्या है, एक घटना और होता है जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। मुस्लिम धर्म से ये संबंधित है कि जो ये द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ टर्की, जर्मनी और जो उनके राष्ट्र थे, वो लोग लड़ रहे थे, और एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह एक साइड था। तो पहले ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुसलमानों से ये वादा किया था कि हम तुर्की के साम्राज्यवाद को खत्म करेंगे, लेकिन तुर्की के जो राजा थे उस समय, उनको खलीफा कहा जाता था। जो मेडोवल पढ़े होंगे उनको बताया था कि खलीफा क्या होता था, कि जो ध्रुव, जो मुस्लिमों का जो सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं, उनको खलीफा कहा जाता है, या कैफिट कहा जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले वचन दिया था कि हम खलीफा को की सत्ता को नहीं हटाएंगे, उनके साम्राज्य को खत्म करने के लिए सत्ता को नहीं हटाएंगे, लेकिन जीतने के बाद उनके पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। पहले देखिएगा, जो पूरा अरब वर्ल्ड है, अफ्रीका और यूरोप के भी बहुत सारे क्षेत्र पे क्या था, तुर्की का दबदबा था, जिसे अब टर्की कहा जाता है, टर्की या टर्की कहा जाता है वर्तमान में। उनके जो
राजा होते थे या उसके सर्वोच्च होते थे वो खलीफा कहलाते थे, उस समय की बात है। तो खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो अंग्रेजों से नाराज हो गए। तो धार्मिक मैटर था, और इसी में गांधी जी ने भी क्या भारतीय मुसलमानों का साथ दिया था। और ये और जो इन खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया था उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। और खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? 1919 में स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि इसमें मुस्लिम जो सर्वोच्च धर्मगुरु है उसको पद से हटा दिया गया था। और इसमें दो व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको अली बंधु कहा जाता है। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और बाद में गांधी जी भी इसमें शामिल हुआ था। तो उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत मूवमेंट। 1919 खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1919 में। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो 1919 में देखिए इसका मेन क्या था, जो तुर्की का जो सम्राट था उस समय, तुर्की के सम्राट क्या था? खलीफा हुआ था। खलीफा मतलब मुस्लिम धर्म में सर्वोच्च गुरु, मुसलमानों के सर्वोच्च गुरु कह सकते हैं। तो इनको क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार सबसे शक्तिशाली था, तो उन्होंने इसको हटा दिया। देखिए जो अरब में आजकल जो आतंकवादी वगैरह देखते हैं ना, ये सब उसी समय का देन है। उस समय ये अंग्रेज अमेरिका वाले और जो ब्रिटिश वाले ने क्या है, इन सभी जो आज के आतंकवादी गुट देख रहे हैं ना, ये सब अरब वर्ल्ड में, या जो अफ्रीका वगैरह, अफ्रीका के इस साइड में, या आप अफगानिस्तान वगैरह में, सब बनाया था ये अंग्रेजों ने और बनाया है। क्योंकि इन्होंने क्या है, इन सब गुटों को क्या है सहायता करके क्या था, वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनको अपदस्थ करवा दिया था। तो क्योंकि मेन क्या था, ऑयल डिप्लोमेसी कहा जाता है इसको, क्योंकि इन क्षेत्रों में तेल बहुत ज्यादा है। हाँ, हाँ ठीक है। तो ऑयल को प्राप्त करने के लिए क्या, इसको ऑयल डिप्लोमेसी कहा जाता है, तेल रणनीति कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तब तक आतंकवादी रहेगा जब तक मिल पाएगा, यदि तेल खत्म आतंकवादी खत्म। उसमें क्या था, बहुत सारे जो गुटबाजी होता है वो तेल के लिए होता है। तो ब्रिटिश ने क्या है, तुर्की के समर्थ खलीफा को पद से हटा दिया, और इसीलिए भारत में इसका, भारत के जो मुसलमान थे उनके खिलाफ हो गए। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अली गंजी ने किया। दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत। बाद में एक खिलाफत कमेटी बनाया गया था, खिलाफत स्वराज्य कमेटी बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी को बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? गांधी। लेकिन बाद में क्या था, 1924 में तुर्की में एक क्रांतिकारी व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम था कमल पाशा। उन्होंने खलीफा के पद को ही जड़ से खत्म कर दिया। उसके बाद क्या, तो ये आंदोलन समाप्त हो गया। देखिए दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री है उसमें से सबसे मॉडर्न अगर मुस्लिम कंट्री है वो है आपके तुर्की, क्योंकि यूरोप के नजदीक है। और जो कमाल पाशा थे उन्होंने बहुत सारे जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स है उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो रूढ़िवादी क्या आता है। तो अभी देखिएगा क्या है, मिस्र ने भी क्या है बुर्के पर बैन लगा दिया है, और वो भी इस्लामिक कंट्री है। तो क्या वो जो पहनते हैं कॉलेज वगैरह में सर के ऊपर,
तो कमाल पाशा क्या पहला व्यक्ति है जिन्होंने क्या है जो मुस्लिम कट्टरपंथी है या मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स है उसका सबसे बड़ा विरोध किया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया और पूरे तुर्की में तो यूरोपीय कल्चर को अपनाया और अपनाने के बाद क्या है ये खिलाफत आंदोलन ऑटोमेटिक क्या है समाप्त हो गया। तो खिलाफत आंदोलन क्या था जो मुस्लिम धर्मगुरु जिनको खलीफा कहा जाता उनको जब तुर्की से अध्यस्त कर दिया गया था तो उनके समर्थन में अली बंधु द्वारा मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। खिलाफत स्वराज कमेटी का अध्यक्ष को किसको बनाया जाता है टाइम और ये जो समय है ना हिंदू मुस्लिम एकता का समय माना जाता है। इसमें हिंदुओं का भी क्या अंग्रेजों से क्या अनबन हो गया था और मुसलमानों का भी क्या है खिलाफत आंदोलन से क्या तो उनका अनबन हो गया। तो इसी दो अनबनों का संयुक्त करके क्या है गांधी जी एक नया आंदोलन शुरू करेगा उसका नाम क्या है आशय। गांधी जी बहुत बड़े क्या है चला के दिखा करते थे कि मुसलमान भी क्या है अंग्रेजों के खिलाफ और हिंदू पहले से अंग्रेजों के खिलाफ थे तो जब दोनों का संयुक्त खिलाफत होगा तो उसमें उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू किया उसका नाम क्या है आशय का और आशय का इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है जो 1920 में शुरू होगा। तो गांधी जी क्या समय का बहुत ही ध्यान रख के क्या है आंदोलन को शुरू किया था आशय आंदोलन को। तो आज हम खिलाफत आंदोलन का ही आज पढ़ते हैं फिर अपने क्लास में क्या था आशय आंदोलन पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल है क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर उस वक्त तुर्की में ओटोमन एम्पायर का साम्राज्य था। तो ऑटोमन एम्पायर का मतलब होता है तो ऑटोमन एक वंश है। ऑटोमन क्या है वंश है और उसके जो व्यक्ति होते थे उसको खलीफा कहते हैं। तो मेन आता ना हमारे यहाँ पे क्या है वर्ण है वहाँ पे वर्ण नहीं होते तो नस्ल होते हैं। पूरे भारत को छोड़कर किसी भी देश में आपको वर्ण व्यवस्था नहीं मिलेगा वहाँ पे नस्ल मिलेगा नस्ल। इसी देखिएगा जो जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना वो क्या है नस्ल पर बना है। जितने भी यूरोपियन कंट्री है सब नस्ल के फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी नस्ल के है वो फ्रांस बनाया है। जो अंग्रेजी नस्ल के वो अंग्रेज जर्मन नस्ल के जर्मनी तुर्की वाले तुर्की तो वहाँ पे नस्ल चलता है। अफगानिस्तान में देखिए क्या है नस्ल चलता है लेकिन हिंदुस्तान जो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे वर्ण व्यवस्था चलता है नस्ल नहीं चलता वंश सर नस्ल मतलब सेम ब्लड लाइन। हाँ मतलब एक मात्र व्यक्ति की उत्पत्ति किसी दूसरे ग्रुप से। तो आप लोगों ने हिटलर की कहानी सुना होगा वो रक्त की शीघ्रता की बात करता है। वो नाजी या जर्मन मूल के लोग हैं वो सबसे ज्यादा क्या है मानते थे कि सबसे नॉर्डिक आर्यंस वाला ना सर। हाँ तो इस तरह से उन्होंने यहूदी लोगों को क्या है बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। लेकिन क्या है एक बात ध्यान रखिएगा दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर दुनिया को कुछ दिया है तो यहूदी लोगों ने सबसे ज्यादा दिया है। क्योंकि आजकल या दुनिया में अभी जितने भी आविष्कार हुआ है इनोवेशन हुआ है 90% इनोवेशन केवल यहूदी लोगों ने किया है। कम लोग हैं ज्यादा किया है। सबसे अगर नॉलेजेबल पर्सन क्या मतलब उसे कहते हैं कोई चीज देना गेम कहा जाता है तो वो सबसे यहूदियों का सबसे गेम आता है। अगर ये हिटलर की सबसे ज्यादा गलती यही हुआ था कि उन्होंने यहूदी को हटा दिया था। अगर यहूदी को हटा के उनसे अगर आविष्कार करके कोई नया चीज बनाता तो वो क्या था वो ज्यादा सफल हो जाता लेकिन गलत काम कर लिया था। तो यहूदी क्या है सबसे ज्यादा क्या है इनोवेशन में सबसे आज भी देखिए जो इसराइल है छोटे से देश है इसको हरा नहीं पाता क्यों हम इतने बड़े देश है और इसराइल से सामान खरीदते हैं। यह वो वंश है तो नस्ल कहते हैं नस्ल वाला। और कोई क्वेश्चन और किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए। नो सर। चलिए तब ठीक है आज यहाँ पे खत्म करते हैं फिर कल आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू सर।